नमस्कार, मैं साहिल जोशी। दंगल के महाराष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे जुबानी लड़ाई तेज होती जा रही है। इस जुबानी लड़ाई के दो मोर्चे हैं। बीजेपी के मोर्चे का मंत्र है बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, और कांग्रेस वाले मोर्चे का मंत्र है संविधान, आरक्षण, जाति गिनती। इन्हीं दो मंत्रों पर दोनों तरफ के बयानबाजी आज चल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में पहली रैली की। धुले और नासिक की सभाओं में उन्होंने साफ शब्दों में नारा दिया, एक है तो सेफ है। यही उनका चुनावी मंत्र होगा। दरअसल इस साल जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी का महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत करीब 1.4% घट गया। उनकी सीटें 23 से घटकर 9 पर आकर रुक गई। तो बीजेपी को लगता है कि यह नुकसान ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम वोट में बंटवारे की वजह से हुआ है, जो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में करीब 50% हिस्सेदारी इस वोट बैंक की है। उधर महाराष्ट्र में 2024 की कामयाबी में उत्साहित कांग्रेस लगातार जाति जनगणना का कार्ड खेल रही है। आज फिर राहुल गांधी ने कहा है कि जाति जनगणना को तो होकर रहेगी, लेकिन बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले चुनावी नारे को लेकर महायुति के अंदर ही एक असहज सूर यानी खिलाफी सूर भी उठने लगे हैं। 2 दिन के अंदर 2 बार राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत पवार ने इस बारे में सार्वजनिक बयान दिया और विरोध कर दिया है। अजीत पवार ने कहा है कि ये दूसरे राज्यों से लोग आते हैं और यहां पर बयान देते हैं, ये दूसरे राज्यों में चल सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरीके की राजनीति नहीं चलेगी। हालांकि धार्मिकता के पुट वाले नारे और बयानबाजी सिर्फ बीजेपी की ओर से नहीं हो रही है, तो एमएनएस की ओर से भी कई बार इस तरीके के बयान दिए गए। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर वो जीतेंगे तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में फिलहाल महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति धर्म, जाति, आरक्षण जैसे मुद्दों पर के आसपास घूम रही है। उसका शोर यहां पर नजर आ रहा है, और इन्हीं मुद्दों से उठते सवालों पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के दंगल में यह बयानबाजी हो रही है। राम राम। हे दोन हात असे बाजूला बसताय। आत्मा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। कौन बट रहा, कौन बांट रहा, किससे खतरा है, किससे खतरा है। महाराष्ट्र में बटने, कटने, जोड़ने, जुटने की इतनी बयानबाजियां पहले कभी नहीं जितनी 2024 में हो रही है। वोटर सबकी खामोशी से सुन रहा है। नेताओं के दावे भी, वादे भी, सपने भी, सियासत भी। सियासत बस इतनी है कि वोट बट ना जाए। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी के पक्ष में बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण न होने पाए। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के संविधान, आरक्षण और जाति गिनती वाले दावों से फिर ओबीसी, एससी, एसटी वोट बैंक न बढ़ जाए। कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पर सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी को जातियों में बांटने का आरोप कांग्रेस पर नहीं लगाया, बल्कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक को आरक्षण विरोधी करार दे दिया। तो कांग्रेस पर अम्बेडकर के अपमान का आरोप भी लगाया। कांग्रेस पर देश विभाजन की तोहमत बढ़ी तो कश्मीर में 370 वापसी के समर्थकों का साथ देने पर सवाल भी उठा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? महाराष्ट्र चुनाव में इस बार कांग्रेस की जिद पर जात की बात भी खूब चली। उनकी 5 चुनावी गारंटियों में 5वीं गिनती जाति गिनती की थी। पीएम मोदी कहते हैं कि ये कुछ और नहीं, बस बांटने की सियासत है। कांग्रेस कोली महादेव आदिवासी जाति को डोंगर कोली से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस वारली आदिवासी जनजाति को
ठाकर आदिवासी जनजाति से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली ढोर को टोकरे कोली से लड़ाना चाहती है। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात, मैंने पब्लिकली कहा था। नेता चाहे जो अपील करें, सियासी विचारधारा पर वोटर एकजुट ही है, मगर नेताओं को तो मुद्दों पर भी एकजुट होना मुश्किल दिख रहा है। दो दलों के आधे आधे टुकड़े को एकजुट करके चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी वोटर से एकता बनाए रखने का आह्वान करती है, तो दूसरी ओर आह्वान के इस मंत्र पर गठबंधन के अंदर ही असहज सुर सुनाई पड़ते हैं। 2 दिनों के अंदर 2 बार अजीत पवार ने ऐसा बयान दिया है, जिससे पता चलता है कि सीएम योगी ने महाराष्ट्र में एकता का जो चुनावी मंत्र दिया था, उससे अजीत पवार इत्तेफाक नहीं रखते। महाराष्ट्र हा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही, त्यामुळे बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात। अजीत दादा भी आज नहीं समझ रहे, आगे समझ जाएंगे इस चीज को कि एकजुटता में ही ताकत है। दादा बोले वो ये लाइन चलेगी नहीं? बिल्कुल चलेगी, क्योंकि दादा को समझाना पड़ेगा कि साहू महाराज यही कहते थे। साहू महाराज कहां बोल के गए कि आप सब बंट जाओ? साहू महाराज ने कहा, कहीं लिखा है क्या? मैंने भी थोड़ा बहुत उनको पढ़ा है, उन्हें कहीं नहीं लिखा कि पूरा समाज बंट जाना चाहिए। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी महाराष्ट्र सहन करत नाही। हे इतर राज्यामध्ये कदाचित चालत असेल, ते इतर राज्यातले एक प्रमुख नेते आहेत, भाजपचे प्रमुख नेते आहेत, त्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, विद्यमान मुख्यमंत्री, त्याच्यावर त्यांनी काय बोलावं त्यांचा अधिकार है। ऐन चुनाव के वक्त अजीत पवार का रुख बीजेपी के लिए असहज हो सकता है, क्योंकि पहले तो बीजेपी के विरोध के बावजूद अजीत ने नवाब मलिक को टिकट दिया, फिर उनका प्रचार करने भी पहुंच गए और अब बीजेपी के चुनावी मंत्र का भी खुलकर विरोध करने लगे हैं। उधर नवाब मलिक अलग ही अजीत पवार की बहादुरी का बखान किए जा रहे हैं। महायुति के लोग विरोध में हैं, उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, फिर भी प्रचार के लिए आए, तो कहीं न कहीं एक अलग तरह का तेवर अजीत दादा में है, ये स्पष्ट होने लगा है। बीजेपी के विरोध के बाद भी दादा आपके लिए आए? वो हिम्मत की बात है, मर्दानगी है, उन्होंने मर्दानगी दिखाई है हमारे लिए, और वो आए, इसीलिए जनता भीड़ के साथ उमड़ के बाहर आ रही है। महायुति के घटक दल की ओर से आ रहे ऐसे बयानों को लेकर फिर सियासी चर्चा शुरू होती है कि वोटर्स की बात छोड़ दें, सियासत में कौन जुटा कौन टूटा। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है। अपना परिवार एक नहीं है, आपका परिवार बटा हुआ है सबका। मोदी जी का परिवार बटा हुआ है, और आप क्या हमको बटेंगे कटेंगे की बात करते हो? बीजेपी के साथ रहकर वह हमारे साथ आने को छोड़ कर आएंगे तो भतीजे को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि मोदी साहब ने जब इन लोगों ने तय किया मोदी साहब के साथ जाने का, भोपाल से मोदी साहब ने स्टेटमेंट दिया था। फिलहाल महाराष्ट्र में वोटर एकजुट रहे न रहे, नेताओं को एकजुट रहना मजबूरी है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे तो कम से कम यही बताते हैं कि 2014 में जिस बीजेपी को 15 एससी और 11 एसटी सीटें मिली थी, वो 2019 में घटकर 9 और 8 तक पहुंच गई थी। जबकि 2014 में कांग्रेस को मिलने वाली एससी की 2 और एसटी की 5 सीटें 2019 में एससी की 7 और एसटी की 4 हो गई थी। इसी तरह 2014 में एनसीपी की 3 एससी और 4 एसटी सीटें 2019 में बढ़कर 6-6 तक पहुंच गई थी। और एससी एसटी वोटों में बिखराव का फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को मिला, और बीजेपी नहीं चाहती है कि ओबीसी एससी एसटी वोट के बंटवारे का फायदा फिर से अघाड़ी उठा पाए, क्योंकि महाराष्ट्र में करीब 33% मराठा, 27% ओबीसी, 11% मुस्लिम, 12% एससी और 9% एसटी वोटर्स हैं। और इन वोटों के जाति गिनती और आरक्षण के मुद्दे पर बिखराव का मतलब बीजेपी का नुकसान ही है। आज तक ब्यूरो। तो क्या महाराष्ट्र के चुनाव में सिर्फ धर्म और जाति सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है? इस विषय पर दंगल में हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी मुलाकात एक विशिष्ट अतिथि के साथ करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एनसीपी अजीत पवार या एनसीपी के वरिष्ठ नेता, शिवाजीनगर मानखुर्द से एनसीपी के उम्मीदवार नवाब मलिक। नवाब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बातचीत कर रहे हैं इसके लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है
कि अब आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी यहां पर आकर कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? इस तरह के बयान से हमें लगता है कि जो भी लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उन्हें उसका फायदा नहीं, नुकसान होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाओं के आधार पर राजनीति की गई और लोकसभा के चुनाव ये स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती। और महाराष्ट्र तो एक अलग तरह का राज्य है, महाराष्ट्र की अपनी संस्कृति है। हमें लगता है कि इस तरह के वाहियात बयानों से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं और ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। शिवसेना की तरफ से बयान आया है कि अजीत दादा को समझ में नहीं आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, अब शिवसेना का अपना नज़रिया उनका बदल रहा है, हम उनका स्वागत करते हैं। अगर शिवसेना का नज़रिया बदला तो देश में सभी लोगों का नज़रिया बदले, हम इसकी कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग अपना नज़रिया बदलेंगे। लेकिन अजीत पवार साफ कह रहे हैं कि बाहर से लोग आकर महाराष्ट्र में इस तरीके की बातें करके जा रहे हैं, उनका बयान ये स्वीकार नहीं है महाराष्ट्र में, सीधे योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं। तो स्पष्ट कर दिया, हमारी पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है। हम धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करते, इस तरह की राजनीति हमें स्वीकार नहीं है और हमारी विचारधारा साहू फुले अम्बेडकर की विचारा है। हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, हम समाजवादी व्यवस्था निर्माण करने में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो वो उचित नहीं है, हमारा स्पष्ट मत है। नहीं, आप दोनों बयान देखिए ना, एक तरफ योगी आदित्यनाथ आकर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री आकर कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उधर कांग्रेस का भी उसी तरीके का बयान है कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। तो ये सारे बयान, खास करके प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का बयान, दोनों बयान आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, भारत ये अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के मानने वालों का देश है और धर्मनिरपेक्षता ही इस भारत की एकता का मूल मंत्र है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। चुनाव में इस तरह के बयान देने से उसको प्रसिद्धि मिल जाती है, इस तरह का बयान देने से उसकी चर्चा हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है एकता ही सबसे बड़ा मंत्र है और हम सभी लोगों को, सारे देशवासियों को एक साथ रखकर उनके बारे में अगर विचार किया जाए तो वो राजनीति ज़्यादा सकारात्मक है। कोई नकारात्मक राजनीति करेगा तो ज़्यादा दिन तक लोग उसे स्वीकार नहीं करते। उत्तर प्रदेश का नतीजा ये दर्शाता है कि इस तरह के बयान को लोगों की सहमति नहीं है, लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ का बयान ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिया हुआ बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए? बार बार ये बात होती है, वोट जिहाद की बात की जाती है, या योगी जो कह रहे हैं, क्या उसमें उसको मुस्लिम समुदाय को जोड़कर इस बयान को देखना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, कौन क्या नजरिए से देखता है, किसकी क्या राजनीति है, ये लोगों के सामने स्पष्ट है। लेकिन हमारी राजनीति स्पष्ट है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र में जो लोग भी इस तरह की राजनीति करते हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं। विशालगढ़ का मामला हो, अजीत पवार खड़े रहे। जहाँ तक मीरा भाईंदर का मामला हो, अजीत पवार जी खड़े रहे। जब जब इस तरह की चीज़ें होती है सामने आकर खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं जो मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन उनके मसलों पे बोलने से परहेज करते हैं और सिर्फ ये लगता है कि ये वोट बैंक है, ये एक विशेष समाज के लोग हमारे साथ परमानेंट रहेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मजबूरी में हमको वोट देंगे। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि जो मुसलमान है ये मजबूरी में वोट नहीं देता है, मुसलमान अपना अच्छा बुरा समझता है। और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जो भी अन्याय अत्याचार होता है उसमें खुलकर सामने आती है। जो लोग मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहते हैं वो परहेज करते हैं। जब संगठन उनसे मिलते हैं तो बोलते थोड़ा सा हमें समझ के लीजिए आप लोग, हमें कहीं ना कहीं और लोगों के भी वोट चाहिए। तो हमें लगता है दोहरा चरित्र ज़्यादा दिन चलता नहीं। हम स्पष्ट रूप से ये हमारा जो भी चरित्र है वो सामने है, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। जिस पर भी अन्याय अत्याचार हो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और जो भी लोग इस तरह की राजनीति, बंटवारे की राजनीति करते हैं, भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, भावनाओं से खेलते हैं, उनको भी ये हम संदेशा देना चाहते हैं कि आप इस तरह की राजनीति ना करें, ये देश हित में नहीं है।
जनहित में नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या नजर आ रही है ना कि आप में और बीजेपी में फर्क नजर आ रहा है एक तरीके से। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? जब आप चुनावी रैली निकालते हैं, आपकी बेटी की कॉन्स्टिट्यूंसी में अजीत पवार वहां पर साथ में रहते हैं, वहां पर जीशान सिद्दीकी वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी का फोटो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप महायुति का पार्ट है। आपके नेता ये कहकर उनके साथ में गए कि मोदी जी का विकास देखकर हम उनके साथ में गए, तो मोदी जी का फोटो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या परहेज है आपको नरेंद्र मोदी का फोटो इस्तेमाल करने से? नहीं, हम क्यों किसी जो हम नहीं, देखिए मेरे खिलाफ तो मोदी जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है। नहीं, लेकिन आपकी बेटी के खिलाफ तो नहीं लड़ रही है ना। आप ही के पार्टी के जीशान सिद्दीकी लड़ रहे हैं, उनके यहाँ पर भी मोदी का फोटो नहीं दिख रहा है। नहीं, हमारी मर्जी, हम किसका फोटो इस्तेमाल करें, किसके नाम पर वोट मांगे, किसके नाम पे वोट ना मांगे। हम हमारी विचारधारा पे वोट मांग रहे हैं, हमारे नेताओं का फोटो हम इस्तेमाल करेंगे। इसका फोटो क्यों नहीं लगाया, उसका फोटो क्यों नहीं लगाया, कोई हमसे सवाल नहीं कर सकता। हम वैचारिक रूप से अपने विचार पे डट कर खड़े हुए हैं, विचारों से हमारा कोई समझौता नहीं है। तो नवाब मलिक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं लगाया जाएगा उनकी प्रचार सभा में। राष्ट्रवादी कांग्रेस के दो नेता कह रहे हैं कि हम उनका फोटो नहीं लगाएंगे। ये कहां की राजनीति? एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एनसीपी कहती है कि इस तरीके के बयानों से नुकसान होगा। किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति जाएगी, किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीतिक दंगल होगी? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक, उसके साथ साथ प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस, और सुशीबेन साहा शिवसेना की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रेम शुक्ला जी साफ शब्दों में कह रही है एनसीपी की आपका नुकसान हो जाएगा, बाहर से आकर योगी आदित्यनाथ यहां पर बयान देकर जा रहे हैं, उससे नुकसान हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी कैसे समझाएंगे? बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, आपके अलायंस पार्टनर्स को भी कैसे समझाएंगे आप? देखिए, ऐसा वो क्या कहते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्या कह रहे हैं। और हमारा स्पष्ट है भाई, ये जो है महाराष्ट्र शिव छत्रपति की भूमि है, और शिव छत्रपति से लड़ने आए औरंगिया को इस महाराष्ट्र ने गाड़ा है। ये सत्य है कि नहीं है? छत्रपति संभाजी की धर्म के आधार पर जिस क्रूरता के साथ, जिस विश्वसता के साथ उनकी हत्या की गई, उसका साक्षी महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र हमेशा जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर हुंकार भरने वाले राज्य के रूप में रहा है। और जब कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, भाई एकता में जो है श्रेष्ठता है, और एकता में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो हम बांटने से रोकने की बात कर रहे हैं, तो किसको पीड़ा हो रही भाई? कौन काटना चाहता है इस देश को? नहीं, इसीलिए अजीत पवार को साथ में लिया है आपने जुड़ने के लिए। एक साथ आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, सत्ता पाएंगे, इसीलिए तो साथ लिया है अजीत पवार को। नहीं, हम तो पूरे जो कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री आते हैं यूपी से और यहां पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा है। नहीं, वो कह रहे हैं। मैं आपको बयान सुन के बता सकता हूँ। नहीं, मैं आपको बयान बताता हूँ ना, मैं ऐसे हवा में थोड़ी बात करूंगा सर। हाँ, सुना दीजिए। नहीं, आपको बयान ही बताता हूँ ना मैं। अभी नवाब मलिक भी आकर यहाँ पर कह कर गए, उन्होंने नहीं, मैं आपको बयान ही बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि यहाँ छत्रपति शिवाजी शाहू अंबेडकर फुले की विचारधारा है, सबको लेकर साथ में चलने की परंपरा है। बाहर के लोग आते हैं, वो यहाँ पर अपने विचार बोलकर चले जाते हैं। महाराष्ट्र ऐसे विचारों को कभी सहन नहीं करेगा। और क्या बयान चाहिए आपको? नहीं, इसमें यूपी से कौन चलाया साहिल जोशी जी? अगर आपको बाइक सुननी है तो बाइक चला देते हैं हम लोग। नहीं, बाहर से तो असदुद्दीन ओवैसी भी आके बयान देकर जाता है, 15 मिनट में सबको निपटा लेने की बात करके जाता है। अजीत पवार उसके बारे में बात कर रहे होंगे, हम ऐसा क्यों ना सोचे? और ये साहू महाराज अम्बेडकर महाराज की, ये अम्बेडकर जी की धरती है। हार्ट ऑफ पाकिस्तान अम्बेडकर जी ने लिखा था ना, तो अम्बेडकर जी के विचारों को मानने में क्या आपत्ति है? हार्ट ऑफ पाकिस्तान किसने लिखा था? अब हार्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लिखा है उन शब्दों को मैं भी यहाँ बयान कर दूं तो बहुत सारे लोगों को आग लग जाएगी। ये सत्य नहीं है क्या? हार्ट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अरे अम्बेडकर की धरती है कि नहीं है? ये छत्रपति शिवराय की धरती है कि नहीं है? ये छत्रपति संभाजी की धरती है कि नहीं है? अब किसी की कुछ कह देने से क्या फर्क पड़ जाता है? तो वो भी तो वही कह रहे हैं ना कि इस धरती में इस तरीके के बयानबाजी नहीं चलेगी। आप सुन लीजिए अजीत पवार क्या कह रहे हैं, मैं आपको बयान ही सुना देता हूं। जरा बाइट सुन लीजिए, बाइट सुना देते हैं हम लोग। चलिए बाइट सुना देते हैं, बाइट सुना दीजिए इनको, प्रेम शुक्ला जी को। हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही।
महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे. त्याच्यामुळं बाहेरचे लोक येतात ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात. अजित पवार साफ शब्दों में कह रहे हैं, आसिम भाई किस तरीके का बयान आपको लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे गलत है, लेकिन जब कांग्रेस कहती थी कि नहीं एक मिनट नहीं हाँ अजीत पवार का बयान सुना है तो शुक्ला जी बोलिए शुक्ला जी बोल लीजिए, फिर बाकी लोगों के साथ भी जाना है. बोलिए. अब मुझे बताइए 18 पगड़ जाती है तो जातियों में कौन बांट रहा? तो राहुल गांधी हो बाहर से आए. 18 पगड़ जाति किसमें है? 18 पगड़ जातियों को एक रहना चाहिए. यही बात तो योगी जी भी कह रहे हैं, यही बात अजीत पवार भी कह रहे हैं. तो अजीत पवार और योगी की बातों में अलग का है. अलग बात अगर कोई करे तो राहुल गांधी कह रहे हैं जो जातियों को जातियों से बांट रहे हैं, गोत्र को गोत्र से बांट रहे हैं. इसमें अजीत पवार की बात और योगी जी की बात एक दूसरे के विरुद्ध कहाँ हुई साहिल भाई? शुक्ला जी आप उसको टर्न दे रहे हैं. हमने सवाल अजित पवार को पूछा था, योगी आदित्यनाथ आखिर यहां पर भाषण दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उस पर दिया हुआ ये बयान है, आप उसको अलग टोन देने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, चलिए मैं आपके पास आता हूं, हमारे साथ बाकी मेहमान भी है. अबू आसिम आजमी जी बताइए कि जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, कांग्रेस बयान दे रही थी तब तो आप उनके साथ में खड़े थे, लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे तो अब आपको पसंद नहीं आ रहा है. दोनों बयानों में क्या फर्क है? जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया, बटेंगे तो कटेंगे, दोनों बयानों में क्या फर्क है? नहीं देखिए, इसका अर्थ यह है ना कि ये सिर्फ एक समाज को जोड़ करके जो 15% 12% हैं उनके खिलाफ ये बात है. और ये लोग जो है ना, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए इस तरह की नफरत की बातें करते हैं. इसका सिर्फ पोलराइजेशन मतलब है. और अब लोग समझ चुके हैं अच्छी तरह से. जो लोग कह रहे थे अब की बार 400 पार, वो आ गए 240 पे. और अब बैसाखी नहीं होती ना तो लड़क के गिर गए होती नीचे. अब की बार यहाँ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को तमाम लोग अच्छी तरह से वोट देने वाले हैं. क्योंकि देखिए 2014 के पहले यहाँ कभी कोई बुरके पे बैंड की बात नहीं हुई थी. 2014 के पहले कभी एनआरसी लाके किसी को निकालने की बात नहीं हुई थी. जब बैल और गाय के नाम पर बेकसूरों को मारना, काट के फेंक देना, मॉब लिंचिंग करना, ये पहले कभी नहीं था. लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं थी. ये सब मन गढ़ंत चीजें ला करके ये देश को बांट रहे हैं. हम कहते हैं हम जुड़ेंगे तो शक्तिशाली होंगे, मजबूत होंगे. नहीं तो यही बात तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ना, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, उसमें फर्क क्या है? आज प्रधानमंत्री ने आकर भी यही कहा, इसी तरीके का बयान दिया. योगी देते हैं तो दिक्कत, फर्क क्या है उसमें? फर्क है जो जिनकी दिल्ली में मिनिस्ट्री जिनकी है, उनके पास एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है. तो बटेंगे मतलब क्या होता है? यही मतलब इसका होता है कि मुसलमानों को दूर रखो, उनसे दूर रहो. चाहे उसको सामने बोले, एक है ना कि ये कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं. ये देश हमारा देश जो है, और खासतौर से महाराष्ट्र जो है ना, इसकी सभ्यता, इसका कस्टम सबको साथ लेके चलने का है. छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है, यहाँ इससे फालतू बातें नहीं चलेंगी. शुक्ला जी जवाब दीजिए. जवाब देने उसमें हम तो वही बातें कर रहे हैं भाई. इस देश में जो है 85% को एक होने का अधिकार नहीं है, 15% को एक होने का अधिकार है. हिंदू एक नहीं हो सकता है. मुस्लिम एकता की रोज बातें होंगी. रोज जो है तंजीम अल्लाह अकबर का नारा लग सकता है, जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता है. जय श्री राम सांप्रदायिक है, अल्लाह अकबर सेकुलर है. तो ये जो सोच है, इस सोच के विरुद्ध बातें करनी पड़ेंगी. ये कैसे चलेगा? हिंदू स्वराज की संस्थापना करने वाले छत्रपति शिवराय की धरती पर जय श्री राम का नारा लगने में क्या आपत्ति है किसी को? 85% एक होता है, हिंदू एकीकरण की बात हो तो किसी को पीड़ा क्यों होनी चाहिए? इनके यहाँ अगर जो है जाति पात की बात होगी उस पर 12% में, तो इनको पीड़ा है कि पसमानदा को सैयदों ने ठग लिया. ये कोई कहेगा तो पीड़ा होगी. इनके यहाँ घोसी अलग है, ये कहना ये शुरू कर दे कि घोसी की अलग जाति जनगणना हो जाए, और जो है इनके यहाँ हलालखोर की अलग जाति जनगणना हो जाए, कुरैशी की अलग जाति जनगणना हो जाए. तो भाई मुझे कृपा करके, आप अगर इस्लाम के नाम पर सारे एक हो सकते हैं तो हिंदुत्व के नाम पर सारे लोगों के एक होने पर आपको खतरा क्यों लगने लगता है? ये क्या कारण है? ये भी स्पष्ट कर दे. और हमने तो भी हिंदू एक आए नहीं, हिंदू एक हो जाओ. हम तो करें एक हो जाओ, सारे भारतीय एक हो जाओ. तो क्या पीड़ा है? पाकिस्तान परस्तों को पीड़ा हो सकती है, भारतीय को क्या पीड़ा
होती है। सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, जाति के नाम पर आप बांट रहे हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं सर, तो जाति के नाम पर आप बांट देते हैं। सर मुझे 15 मिनट के बुलाया था, मैं चालू है ना। जी जी बोलिए, आसिफ भाई बोल लीजिए, बोलिए। साहिल भाई, मेरा नाम सुरेंद्र राजपूत है। हाँ सुरेंद्र राजपूत जी, सॉरी, बोलिए। जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। मंगल सूत्र के नाम पर बांटने वाले, 2 भैंस को 1 भैंस के नाम पर बांटने वाले, जो है घर की बहू बेटी रोटी माटी को छीन कर ले जाने के नाम पर बांटने वाले, आप लोग कहिए ना। ये लोग तो बात करते हैं कि जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, कहिए ना कि धर्म में भी बटेंगे तो भी कटेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। कभी कोई एक बयान बताइए, इन्होंने कहा जातियों में बटोगे तो कटोगे, इन्होंने ये नहीं कहा कि धर्म में बटोगे तो कटोगे। आज की डेट में चाहे हिंदू के धर्म में क्या नाम वो हो, और या चाहे मुसलमान के उसमें हो, चाहे सिख चाहे ईसाई, 85-15 की बात कहां से। एक तरफ प्रेम शुक्ला कह रहे कि हमने बांटने की बात नहीं कही, और दूसरी तरफ प्रेम शुक्ला जी कहते हैं 15% वर्सेस 85%। यही सारा कुछ तो खेल है इन लोगों का। और दूसरी बात, अगर अजीत पवार दादा के साथ में आपकी नहीं बन रही है तो हटाइए ना, आप हटाइए अजीत पवार साहब को युति से, क्योंकि उन्होंने नवाब मलिक को भी कह दिया, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे को भी कह दिया। सच बात यह है प्रेम शुक्ला जी, आज की डेट में आप लोग फंस चुके हैं इसमें, आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि आपके घर में गड़बड़ है। हम तो कहते हैं कि आप कहिए खुल करके कि धर्म के नाम पर बटेंगे तो कटेंगे, हम बिल्कुल आपसे सहमत हो जाएंगे, क्यों नहीं हम सहमत होंगे भाई। लेकिन जब आप जाति जनगणना का विरोध करने के लिए, जब आपको वोट लेना होता है, तब आप पिछड़े हो जाते हो, तब आप मोदी जी को पिछड़ा घोषित कर देते हैं, तब सारी की सारी पिछड़ी जातियों का, दलित जातियों का, नल का, नील का, कोल का, भील का आपको वोट चाहिए होता है। और जब उनको उनके अधिकार और उनके संसाधनों पर हिस्सा देने की बात आती है तो कह ना 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 ना, अगर बटोगे तो कटोगे, क्योंकि संसाधनों पर तो हमको अडानी को ही देना है, तो अडानी को नहीं लेने देंगे हम आपको ये बटोगे कटोगे इस नारे को लेकर के, बिल्कुल नहीं लेने देंगे अडानी जी को हम। ये पूरी मुंबई नहीं लेने देंगे, महाराष्ट्र नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे हम बंटने के नाम पर। सच बात यह है कि आप बांटते हो खुद, जब वोट लेना होता है तब क्यों कहते हो मैं पिछड़ी जाति से आया हुआ हूं, तब क्यों कहते हो आप दलित जाति को आप हित चिंतक हो, और जहां वो आप वोट ले लेते हो तब कह देते हो हम आरक्षण नहीं खत्म कर देंगे। मोहन भागवत जी कहते हैं, जब आप कहते हो 400 वोट दे दो हमको, 400 MP दे दो, तो हम आपका संविधान ही बदल देंगे, आरक्षण को ही खत्म कर देंगे, लेटरल एंट्री दे देंगे 45 IASओं को। आप बांटने का काम बंद करो, और अगर आपको ये नारा देना है तो खुल के कहो कि धर्म के नाम पर बटोगे तो कटोगे, ये देश को मंजूर होगा। लेकिन जब आप कहते हो जाति के नाम पर बटोगे तो कटोगे, तो निश्चित तौर पर ये आपकी सीधी सी एक बेशर्मी है कि जब आपको संसाधनों पर अधिकार देना हो, नौकरियां देनी हो, आपको उनको बात की बात करनी हो, तब कहेंगे बटोगे तो कटोगे, और जब आपको वोट लेना हो तब तो कहोगे कि नहीं साहब जाति जनगणना नहीं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल यह है कि महाराष्ट्र में आपके सहयोगी दल भी आपके साथ नहीं है इस मुद्दे पर। अबू आसिम आजमी ने उनके पार्टी के उम्मीदवार आपके पार्टी के लोगों के खिलाफ भी खड़े किए हुए हैं, महाविकास आघाड़ी के खिलाफ, तो आप भी तो बट रहे हैं एक तरीके से। आसिम भाई क्या हो रहा है ये? दो चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो अबू आसिम साहब हमारे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हिस्सा है। जी आसिफ भाई को जवाब दे दीजिए पहले। आसिफ भाई बोलिए, दीजिए मैं ये बोलिए। हाँ आसिफ भाई बोलिए। नहीं देखिए, ऐसा है कि हम अभी ऐसा है कि हम इस देश की तीसरी पार्टी हैं। पहले हमारे पास यूपी में 5 मेंबर थे, अब 37 हो गए। हमने रिक्वेस्ट किया था महाविकास आघाड़ी से, चलिए किसी वजह से बात नहीं बनी, कोई बात नहीं है, हम लड़ रहे हैं, फ्रेंडली फाइट कुछ सीटों पे कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हम नहीं लड़ रहे हैं ना, हम 100% महाविकास आघाड़ी का साथ दे रहे हैं। हम देश बड़ा है, पार्टी छोटी है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा
कि आप बिल्कुल हमारा एक एक कार्यकर्ता महाविकास अघाड़ी के साथ रहना चाहिए। देखिए पार्टी बंद तो नहीं कर सकते ना, हम एक वर्ड है ना कि फ्रेंडली फाइट, वो हम कर रहे हैं और हम महाविकास अघाड़ी के लिए सारी ताकत सारी आप भी तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों पर अन्याय कर रहे हैं, वो उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। वो आपका भी तो वही चल रहा है जो अजित पवार बीजेपी को कह रही है, वो आप कांग्रेस को कह रहे हैं। नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा टिकट नहीं, मैंने तो कभी ये बात नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा कि टिकट उसको दीजिए जो जीत के आने वाला है। अगर आपने 25 मुसलमानों को टिकट दे दिया और वो इस एरिया में नहीं जीत सकते तो क्या फायदा देके। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग, सेकुलर लोग, जो इस देश के संविधान की को मानते हैं, जो गांधी जी के, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उनको टिकट दिया जाए, हमें कोई इतराज नहीं। आप देख लीजिए पिछले इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेरा एरिया जो है मानखुर्द शिवाजी नगर, मैक्सिमम मुस्लिम यहाँ पे हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को पूरा वोट दिया, सब फैसला दिया। कोई नहीं इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, किसी ने कहा कि यहाँ मुसलमान को खड़ा होना चाहिए, देना चाहिए। हम जानते हैं कि जहां जो चिन्ह करा सकता है उसको दीजिए, चाहे किसी जात का बिरादरी का हो, लेकिन अच्छा इंसान होना चाहिए, बीजेपी का नहीं होना चाहिए। ये लोग जो है ना देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, ये लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं। एक बार देश टूट चुका है, हिंदू भारतवर्ष और पाकिस्तान के नाम पर देश टूट चुका है। अब इस देश को महाविकास अघाड़ी हो या इंडिया अलायंस हो, पूरी जान के साथ खड़ा है कि अब इस देश को इनके इस बयानों से, इस झगड़े से टूटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या हुआ? सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे शिवसेना के पास भी जाना है। राजपूत जी जवाब दीजिए। 3-4 चीजें बड़ी साफ है साहिल भाई। पहली बात यह है कि मुख्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2.5 साल के कुशासन पर इनको जवाब न देना पड़े, इनको जवाब न देना पड़े छत्रपति शिवाजी राजे की मूर्ति किस भ्रष्टाचार के कारण टूटी, इनको जवाब न देना पड़े कि प्याज की क्या दाम और क्या खरीद होने की बात है, सोयाबीन का दाम क्यों नहीं मिल रहा है, कपास का दाम क्यों नहीं मिल रहा है, मराठा को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, और 10 लाख करोड़ के रोजगार की जो फैक्ट्रियां हैं वो गुजरात क्यों चली गई, एयरबस की फैक्ट्री गुजरात क्यों चली गई। इनको इस बात का जवाब न देना पड़े तो कटेंगे, बटेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, ये सारी बातें ये लोग करेंगे। मुख्य मुद्दे मुंबई के पे आइए। धारावी को आप पूरी की पूरी अडानी जी को देना चाहते हैं, नहीं देने देंगे। विकास करेंगे हम, महाविकास अघाड़ी करेगी विकास। मुख्य मुद्दों पे हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, ये बटेंगे, कटेंगे, हिंदू मुस्लिम आपको नहीं करने देंगे। प्रेम शुक्ला जी यहां पर बहुत स्पष्ट जान लीजिए, यहां पे जुड़ेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, हम इस बात पर करेंगे। और प्रधानमंत्री जी को उस बयान को हम कतई नहीं मानते कि ये लोग आपकी रोटी छीन लेंगे, ये लोग आपकी बेटी छीन लेंगे, ये लोग आपकी माटी छीन लेंगे। अरे भाई अगर पिछले 10 साल से आप प्रधानमंत्री हो, आप अगर 10 साल से प्रधानमंत्री हो साहिल भाई, तो ये शर्म की बात है कि अगर आपकी कोई रोटी बेटी, आपकी कोई माटी छीनने की बात करे। महाराष्ट्र को मुख्य मुद्दों पर लाइए, कपास पर बात कीजिए, आप समृद्धि एक्सप्रेसवे के भ्रष्टाचार पर बात कीजिए, आप बात कीजिए यहां पर प्याज के दाम पर आप बात कीजिए। इनका आपने क्या किया इसको बताइए ना जरा, रोजगार कहां दिए इसको बताइए, एयरबस गुजरात क्यों गई है तो इसको बताइए। यहाँ पर इन सारी बातों को इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आपके पास, महाविकास अघाड़ी है, सुशीबेन शाह आपके पास इतनी बड़ी बड़ी योजना है। प्रेम शुक्ला जी को भी जवाब देना है। सुशीबेन शाह आपके पास इतनी बड़ी बड़ी योजना है, लाडली बहना है, बाकी सारी चीजें हैं, फिर भी आपकी सहयोगी पार्टी को बटेंगे तो कटेंगे के नारे क्यों देने पड़ रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि नीतीश राणे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मस्जिद में घुस जाएंगे, हम लोग मस्जिद के लाउड स्पीकर बंद करेंगे। जो आपकी एक जमाने में सहयोगी पार्टी थी लोकसभा में, राज ठाकरे कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दीजिए करके। ये सब बयानबाजी क्यों देनी पड़ रही है कि आपके पास योजनाएं, बाकी सारी चीजें हैं, तो इन बयानों की क्या जरूरत आ पड़ी है? साहिल भाई नमस्ते, और सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। साहिल भाई मैं इतना कहना चाहूंगी कि बटेंगे कटेंगे के साथ ये भी है, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये भी दौर है। लेकिन हमें ये समझना है कि ये नैरेटिव हुआ कैसे, क्यों पहली बार विधानसभा में ये नैरेटिव देना पड़ा। लोकसभा में आप देख लीजिए किस प्रकार से मतदान हुआ। धुले की सीट, हमारी साउथ मुंबई की सीट, किस प्रकार से जातियों में बंटवारा कर दिया। पोलराइजेशन किसने किया? आप नहीं जानते क्या? आप तो राजकीय विश्लेषक है, आप नहीं जानते कि साउथ मुंबई में जीत कैसे हासिल हुई, धुलिया में कैसे जीत हासिल हुई। ये जो पूरा जो फतवा इश्यू हुआ था लोकसभा में, इसका एक कारण है। एज फार एज शिवसेना इज कंसर्न, सही बात है कि हमने काफी सारी स्कीम हमारे महाराष्ट्र की जनता के लिए की,
फिर वो बुद्ध विहार के लिए उनका नूतनीकरण की बात हो, मद्रासा का नूतनीकरण का बात हो, सब हमने किया, बहनों के लिए, फार्मर्स के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए, और यही लेके हम जा रहे हैं आगे। और मैं आपको कहना चाहूंगी मिस्टर जोशी, मैं काम ग्राउंड पर भी काम बट डर है ना आपको, आपके खिलाफ सारे वोट एक साथ हो जाएंगे आपको, नहीं इसीलिए तो ये बयान है ना मिस्टर जोशी। डरने तो की बेसिकली बटेंगे तो हारेंगे, यही बात है ना। नहीं, मिस्टर जोशी, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अजीत दादा का आपने बयान दिया, आपने नवाब मलिक का बयान सुनाया। 288 सीट में कदाचित एक ऐसी सीट में हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हैं और मानते भी हैं कि जब ये 4 नवंबर पर जब हमने विड्रॉ किया नॉमिनेशन, हमने सही मायनों में सारे जो हमारे प्रत्याशी थे, जो हमारे खिलाफ उभे थे, अच्छे से हमने उनको मैनेज किया। 6 पार्टियां हैं हमारे साथ, 3 जोरदार। अबू आसिम आजमी कुछ कहना चाहते हैं, जब आपने कहा था कि धुलिया में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लास्ट सेंटेंस जी बोलिए। कैसे वो फॉल्स और फेक नैरेटिव फैलाते हैं अबाउट अडानी। उनको याद दिला दूं मेरे प्रवक्ता भाई कांग्रेस के, कि अदानी को टेंडर किसने दिया था? किसने अदानी को उबाटा ने टेंडर दिया था कि नहीं? टेंडर की टर्म्स किसने फिक्स की थी? 350 जो स्क्वायर फीट घर देने का वादा किसने किया था? तो ये जो फेक और नैरेटिव जो फैला रहे हैं ना, हम स्ट्रेट सीधी बात करके इस टाइम विधानसभा में हम जीत के आएंगे। सो इसलिए साहिल भाई, आसिफ भाई, मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग किया, इसके लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा देना पड़ रहा है। धुलिया में, मालेगांव में 1,96,000 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को पड़ा, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को 4,500 वोट मिले। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 85,000 का लीड, और इसके आधार पर कह रहे हैं कि उत्तर मुंबई, जो ईशान्य मुंबई है, नॉर्थ ईस्ट मुंबई, वहां पर शिवसेना के उम्मीदवार जीत गए। इसी के वजह से ये बोलना पड़ रहा है बटेंगे तो कटेंगे। तो आखिरकार बटेंगे तो चुनाव हारेंगे, क्या लगता है आपको? आप कुछ बोल रहे थे। अबू आसिम आजमी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। जी आ रही सर, आ रही, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ मेरी आवाज आ रही? नहीं, मेरा बोलना का मतलब है सर, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। और इनको ऐसा लगता है कि इसी इशू पर ये चुन कर आएंगे। ये देश को बर्बाद करने की बात है। आप कह रहे हैं कि धुलिया में जो है वोट जिहाद, व्हाट इज वोट जिहाद? आप एक धर्म का वाले को उसके बुरके को तोड़ा देना चाहते हो, एनआरसी लाकर उसको निकलवा देना चाहते हो, आप गाय बैल के नाम पर उसको मार रहे हो, और आपके लोग ही गायों की स्लॉटरिंग खुद जानबूझकर पैसे लेकर करवाते हैं, यहां से पार करवाते हैं, और आप लोग उल्टे चोर कोतवाल को डाले। इस तरह की चीजें आप लोग करते हैं, देश को बांटने की कोशिश करते हैं आप लोग। और वहां आज जिसके खिलाफ नफरत कर रहे हो, आपको क्यों वोट देगा? वो आपको वोट बिल्कुल नहीं देगा। और जब आपका कलेजा फट जाता है, जब मालेगांव में या मानपुर शिवाजी नगर में या माइनॉरिटी इलाके से जब वोट दे देता है आदमी बाल विकास आघाड़ी को, तो आपको बड़ी परेशानी हो जाती है। कभी भी आपको वोट नहीं मिलेगा माइनॉरिटी का। आप लोगों ने माइनॉरिटी को बर्बाद करने का सपना बनाया है, आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं, कभी वोट नहीं मिलेगा। अब आपका जब वोट नहीं, साहिल भाई सुनिए, जब वोट नहीं मिलेगा ना, तो इन्होंने वोट बांटने की कोशिश की है कि खड़ा कर दो 4 आदमी, ये माइनॉरिटी का वोट बढ़ जाए और चुन के आ जाए। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अबू भाई ऐसा ना करे। आप लोकसभा में महाविकास आघाड़ी ने एक भी आपकी कौम को सीट दी थी क्या? किसकी बात करे, क्या बात करे मेरे भाई? वाफ के बारे में जब पार्लियामेंट में बात आई, कहां जीते हारे से कोई मतलब नहीं। आप अपने आप को सुधारो। आप हमको देखो, हम क्या जीते क्या नहीं जीते। आप अपनी मेरी बहन आप पहले अपने मुंह से जहर बनना बंद कर दो प्लीज। हम कहां जहर उगल रहे हैं? जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश को बढ़ाएंगे। ये बोलिए ना, उन्होंने कहा अभी ना, बहुत अच्छी बात किया उन्होंने, अभी बहुत अच्छी बात किया। आप कहीं ना धर्म के नाम पर मत बटो, बोलिए कितना मजा आएगा। अबू भाई आप मुद्दे पर बात कीजिए कि ये नारा क्यों लगा? देखिए, एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जो भी सरकार धर्म को लाती है पॉलिटिक्स में, वो सरकार समझो बेकार लोगों के हाथ में है। मेरे भाई आपके साथ भी कहां खड़े हैं? कास्ट सर्वे की बात कर रहे हैं। सेंसस जरूर हो,
सेंसस जरूर हो, लेकिन कास्ट सेंसस मुझे ये समझ बिल्कुल होना चाहिए सेंसर, जिसकी कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर पार्टी बताती है मैडम, और कास्ट के नाम पर पूरे देश को विभाजित करेंगे। अब क्या बात कर रहे हैं? हम सब भारतीय हैं, एक साथ तालमेल लगा के विभाजित नहीं कर रही है। नहीं विभाजित आप लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है, समाजवादी का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी, चलिए आसिम भाई, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। आसिम भाई, प्रेम शुक्ला जी, आप अगर मुसलमानों का विरोध करेंगे तो क्यों वोट देंगे आपको? इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई आपके खिलाफ सारे वोट चले गए। वहां पर हमने देखा कि सुशीबेन शाह की पार्टी की नेता है, वो भाईकला में वहां पर बुरखे बांट रही थी चुनाव हारने के बाद में, क्योंकि उनको वहां पर भाईकला में अब चुनाव लड़ना है। किस तरीके से देखेंगे आप उसको, किस तरीके से संभालेंगे शुक्ला जी? नहीं, कोई बुरके बांट रहा है उसको मुबारक को बुरका, लेकिन इस देश को 1947 में अबू हासिम आजमी के मजहबी सिद्धांत ने बांटा था, हिंदुओं ने नहीं बांटा था। इस देश को जिन्नाबाद ने बांटा था। इस देश को आज भी वोट जिहाद की बातें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फर्रुखाबाद के मंच से की, और वोट जिहाद की हरकतें जो कर रहे हैं और साम मजहब के आधार पर बम कांड किसने किया था? याकूब मेमन की शव यात्रा में अल्लाह अकबर के नारे कौन? याकूब मेमन की जो है कब्र को सजाने का फिक्र उद्धव ठाकरे की सरकार में कौन कर रहा था? पिशाच याकूब मेमन के साथ खड़े होने वाले मजहब के आधार पर खड़े थे कि नहीं खड़े थे? दाऊद इब्राहिम के साथ खड़े लोग मजहब के आधार पर खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे? अजमल कसाब जैसे नर पिशाच को राजपूत जी सर जी, कंक्लूजन में एक है तो सेफ है चलेगा, या बटेंगे तो कटेंगे चलेगा? क्या चलेगा? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये भी तो बोला जा रहा है। दिक्कत क्या है? ये कोई देखिए, एक है सेफ है, एक है नेक है, सब चलेगा। इस देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर आप धर्म के नाम पर, फिर से मैं कहता हूं, बटेंगे तो कटेंगे में अगर धर्म के नाम पर नारा लगेगा तो पूरा हिंदुस्तान आपका साथ देगा। प्रेम भाई, मैं आपके बीच में नहीं, हर बार और समय मेरा खत्म हो रहा है। ये डिबेट ऐसा बन चुका है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता। जब भी चुनाव आता है तब इस तरीके के बयान आते हैं। आज ही चुनाव आयोग की तरफ से मीटिंग ली गई थी मुंबई में, और वो कह रहे हैं कि इस तरीके के बयानों पर हम ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर बयानों पर ध्यान रखा जाता तो इस तरीके के बयान नहीं आते। उम्मीद है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पोलराइजेशन की राजनीति नहीं देखी जाएगी, फिर भले वो महायुति करे या महाविकास आघाड़ी करे, इस तरीके की राजनीति नहीं दिखाई दे। यही उम्मीद के साथ ये दंगल का शो मैं खत्म करना चाहता हूं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।